हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्टैट्स का जो टॉपिक चल रहा था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियां हम पढ़ रहे थे, जिसमें से 3 विधियां हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं 4th मेथड। ठीक है, 4थी विधि हम पढ़ रहे हैं जो कि है मेल क्वेश्चनरी मेथड। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये प्रश्नावलियां है वो भरवाकर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो मेथड आज हम देखेंगे। ठीक है, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो देखिए ये भी क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस मेथड में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अपने इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, अपने इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग क्या करता है, एक क्वेश्चनरी तैयार करता है। ठीक है, क्वेश्चनरी तैयार करता है जिसमें सारे वो अपने इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो सब उसके अंदर लिख देता है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चनरी को क्या करते हैं, मेल करते हैं। ठीक है, मेल करते हैं किसके पास में, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेंट्स के पास में इसको क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं या डाक द्वारा इसको भेज दिया जाता है। तो इस विधि के अंदर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के संबंध में जितने भी जो प्रश्न होते हैं वो उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है और उस प्रश्नावली को सूचकों के पास में क्या कर देता है, डाक द्वारा भेज देता है। और फिर जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं, जो सूचना देने वाले लोग होते हैं, वो इन क्वेश्चनरी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका क्या करते हैं, वो उसको फिल करते हैं, उसका जवाब देते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चनरी को वापस क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। ठीक है, वापस मेल कर देते हैं किसके पास में, इन्वेस्टिगेटर के पास में। तो ये भी एक तरीका है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चनरी तैयार कर ली जाती है और जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है उनके पास मेल कर दी जाती है या बाय पोस्ट भेज दी जाती है और वो लोग उसे भर के वापस इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं। ठीक है, और साथ ही में ये जो क्वेश्चनरीज भेजी जाती है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है वो भी उन्हें बताना पड़ता है कि हम किस लिए ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपसे क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो जो क्वेश्चनरीज है उनको लोग भर के दे दे। तो लेकिन ये मेथड जो है वो वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे लोग क्या हो, एजुकेटेड हो। जहाँ पे एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी वहीं पे ये जो मेथड है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके मेरिट्स के बारे में कि ये जो विधि है इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो देखिए अभी बात करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। तो इसके मेरिट्स में सबसे पहली मेरिट है व्यापक क्षेत्र, लार्ज एरिया। ठीक है, ये जो मेथड है बड़े एरिया से अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो या हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़े एरिया के अंदर हो रहा हो तो वहाँ पे ये मेथड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बड़ा अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र हो तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। फिर बात करते हैं ओरिजिनलिटी की। तो ओरिजिनलिटी का मतलब होगा मौलिकता। तो मौलिकता का मतलब होता है कि इस मेथड में जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो क्या रहेगी, ओरिजिनल रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो लोग इसको पर्सनली भर के क्या करते हैं, हमें भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो देखिए इस मेथड के अंदर जो भी कोई इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है वो क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन पूरी ओवरऑल इंफॉर्मेशन का क्या करती है, अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे सपोजिवली हमें किसी के बारे में, जैसे कस्टमर से किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। ठीक है, तो हमने 10 कस्टमर को क्वेश्चनरी सेंड की थी, तो 10 कस्टमर अगर उसके जो जवाब भर के भेजेंगे, उनका जो आंसर लिख के भेजेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जो दूसरे जो कस्टमर्स है इस प्रोडक्ट के, वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं,
डायरेक्टली भेज रहे हैं, तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन वो दे देते हैं कि बाकी कस्टमर इस बारे में क्या सोच सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस। तो फ्री फ्रॉम बायस मतलब निष्पक्षता, इसमें क्या होती है, निष्पक्षता होती है। ठीक है, निष्पक्षता होती है। अब देखिए निष्पक्षता का मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि जो ये क्वेश्चनरीज सेंड की जाती है लोगों को, वो उसे, क्योंकि वो उसको निष्पक्ष रूप से ही भरेंगे, क्योंकि उनका किसी अनुसंधान के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि निष्पक्षता रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी डीमेरिट्स की। तो देखिए इसके जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स में हम सबसे पहला नंबर डीमेरिट्स का कह सकते हैं, क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग द इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्फॉर्मेंट्स मतलब जो सूचना देने वाले सूचक है उसमें रुचि का अभाव। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेटर ने लोगों को क्या भेजी, क्वेश्चनरीज भेजी, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको फिल करके सेंड करने में। कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि हम YouTube पे जैसे कुछ वीडियो देख रहे होते हैं और बीच में कोई सर्वे आ जाता है जिसमें हमें उसको कुछ उसके सॉल्यूशन या उसका जो आंसर है वो दे करके सेंड करना होता है, सबमिट करना होता है, लेकिन हम वो भी नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। ठीक है, तो इसी तरह जो क्वेश्चनरीज होती है वो इन्फॉर्मेंट्स को भेजी जाती है, तो इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको इतना अच्छे तरीके से वो उनका रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लिमिटेड स्कोप। ठीक है, लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि ये जो मेथड है ना क्वेश्चनरी वाला, इसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं वो वही लोग पढ़ सकते हैं जो क्या हो, एजुकेटेड हो। तो मतलब ये जो मेथड है ये वही एप्लीकेबल हो सकता है जहाँ पे लोग क्या हो, एजुकेटेड हो। ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल रहेंगे वहाँ पर ही ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मतलब बाकी सभी सेक्टर में हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका स्कोप क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय द पर्सनल बियास। अब देखिए ये पर्सनल बियास जो है वो किसके है, वो जो इन्फॉर्मेंट्स है, अगर वो किसी को अगर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग किसी फैक्टर को अगर जानते हैं या किसी पर्सन को जानते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पक्षपात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पक्षपात की भी संभावना हो सकती है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास में फियर ऑफ कमिटमेंट इन राइटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रिटर्न में हम इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग रिटर्न में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है, उन्हें डर लगता है कि अगर हमने रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या पता आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो रिटर्न में इंफॉर्मेशन देने से क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है, तो इसमें फियर भी रहता है। फिर बात करते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चनरीज हमने इंफॉर्मेंट्स को भेजी है वो वापस उन्हें भर के भेजेंगे, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है। वो क्या है, अनसर्टेनिटी है उस बात की, क्योंकि कई बार होता है ना क्वेश्चनरीज आई, लोगों ने भरी नहीं और भेजी नहीं। ठीक है, या फिर भर तो दी पर भेजी नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेंट्स जो होते हैं, कई इंफॉर्मेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये भेजते ही नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होने की इसमें क्या रहती है, संभावना रहती है। फिर बात करते हैं हम लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, चेंजेस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंफॉर्मेंट्स ने जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, हमें वही इंफॉर्मेशन आगे कंटिन्यू करनी होगी, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेथड था क्वेश्चनरी वाला, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, जिसमें हम क्वेश्चनरी सेंड करके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं,
तो ये जो मेथड है ना, इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस मतलब इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि लोगों से अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है बाय क्वेश्चनरी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चनरी बनाते समय जो क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए, ठीक है, छोटे होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए, इजी क्वेश्चन होने चाहिए, और साथ ही में क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन छोटे हो, इजी हो और क्लियर हो। फिर सेकेंड बात यह है कि क्वेश्चन क्या हो, कम संख्या में हो, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, 15, 20, 25 क्वेश्चन डाल दिए जैसे हम उनका एग्जाम ले रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, लिमिटेड उसके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं जो क्वेश्चनरीज है उनके ऊपर स्टैम्प भी लगा लेना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चनरी वापस हमें क्या मिले, रिपीट में मिले। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चनरी सेंड की और वो क्वेश्चनरी वापस भर के हमारे पास आई ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया जाए, ताकि वो वापस क्या हो, हमें रिसीव हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रकार का जो ये मेथड है वो फॉलो करने में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है शेड्यूल्स टू बी फील्ड बाय एन्यूमरेटर्स। तो देखिए ये भी एक मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। हिंदी में हम कहेंगे प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, ठीक है। जो प्रगणक होते हैं इनको कहते हैं प्रगणक, ठीक है। प्रगणक का मतलब क्या होता है कि ये वो पर्सन होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। और लोगों से जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लोग नहीं भर करके ये उनसे पूछ के भरते हैं, ठीक है। तो अभी इनके बारे में अभी पूरा डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए शेड्यूल्स टू बी फील्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो शेड्यूल्स को फील करेंगे और भेजेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता था, क्वेश्चनरी मेथड में इंफॉर्मेशन रिसीव करने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसलिए शेड्यूल्स भी भरवाई जा सकती है एन्यूमरेटर से। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो इन्वेस्टिगेटर अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया होता है उसे डिवाइड कर लेता है। जैसे ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन के एरिया को क्या कर दिया उसने, डिवाइड कर दिया, और हर एरिया के लिए क्या कर दिया, एक एन्यूमरेटर्स को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, ठीक है। जैसे अपने इन्वेस्टिगेशन को क्या कर दिया उसने, इस एरिया में डिवाइड कर दिया, और हर एक के लिए एक एन्यूमरेटर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या किया, अब उस इन्वेस्टिगेटर ने कि अपने लिए इन एन्यूमरेटर्स को क्या दी, एक शेड्यूल्स दी, ठीक है, शेड्यूल्स दी, और शेड्यूल्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्स दी इन एन्यूमरेटर्स को और कहा कि जाइए इन एरिया के अंदर जो लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेकर के आइए। तो शेड्यूल्स में भी क्वेश्चन ही लिखे हुए होते हैं। अब ये शेड्यूल्स दी किनको है, इंफॉर्मेशन लेनी है उनको नहीं दी, एन्यूमरेटर्स को दी, ठीक है। और एन्यूमरेटर्स गए इस एरिया के अंदर और लोगों से पर्सनली जा कर के मिले, उनसे बातचीत की, क्वेश्चन उनसे पूछे, और पूछने के बाद जो उनसे आंसर आया, उन आंसर के बेस पे किन्होंने एन्यूमरेटर्स ने, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं उन्होंने शेड्यूल को फिल किया, ठीक है। तो ये एन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड देन ये लोग क्या करते हैं, शेड्यूल को फिल करते हैं, ठीक है। और फिर वो शेड्यूल फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये भी मेथड होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके मेरिट। तो मेरिट देखिए क्या क्या है इसके। सबसे पहले अगर हम मेरिट की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम मेरिट की बात करें तो लार्ज एरिया,
ये एक ऐसा मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो कि लार्ज एरिया के अंदर भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लार्ज एरिया में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। बहुत बड़े लेवल का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं विस्तृत क्षेत्र है इसका। ठीक है, बड़े लेवल में या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है। फिर बात करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मतलब इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल क्या होगी, उच्च स्तर की शुद्ध होगी। ठीक है, उच्च स्तर की शुद्ध। अब इसका मतलब यह है कि जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं और वो लोगों से जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो बिल्कुल कैसे लेके आते हैं, एक्यूरेट लेके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, इसलिए इस मेथड में जो एक्यूरेसी है वो बहुत क्या रहती है, हाई रहती है। इनसे जो सूचनाएं मिलती है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलती है। फिर बात करते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं उनका क्या होता है कि जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेंट से क्या होता है, इंफॉर्मेंट से इनका क्या होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनसे ये जो इंफॉर्मेशन लाते हैं वो बिल्कुल क्लियर इन्हें मिलती है। ठीक है, ये लोगों से जाते हैं, पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, बात करते हैं और जो इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो इनसे इनका क्या होता है, एन्यूमरेटर्स का और पर्सन का क्या होता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक दूसरे से उनका संपर्क बना रहता है। फिर बात करते हैं निष्पक्षता, अनबियस्ड। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूल्स फिल कर रहे हैं वो कौन फिल कर रहे हैं, एन्यूमरेटर्स फिल कर रहे हैं। ठीक है, जो एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना नहीं है। फिर बात करते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल कैसी मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। ठीक है, मतलब विस्तृत सूचनाएं मिलेगी, क्योंकि एन्यूमरेटर्स पर्सनली जाकर के लोगों से पूछ के, थोड़ी मेहनत करके बहुत क्लियर और अच्छी इंफॉर्मेशन, डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेटा फ्रॉम अनएजुकेटेड पर्सन। तो ये जो मेथड है, यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन से भी हम इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो क्वेश्चनरी नहीं भर सकते थे, वो लोग शेड्यूल्स फिल करवा सकते हैं। मतलब वो लोग शेड्यूल्स जो है वो एन्यूमरेटर्स को अपने जवाब दे देंगे, और एन्यूमरेटर्स जो होता है, एन्यूमरेटर्स वो क्या करता है, अपने शेड्यूल्स को फिल करता है। तो ये जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं ये लोग भी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूल फिल करता है वो कौन करता है, एन्यूमरेटर करता है, इसलिए अनएजुकेटेड लोगों से भी हम डेटा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। इसके देखिए डीमेरिट्स में सबसे पहली बात एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, अधिक खर्चीली, अधिक खर्चीली है ये। ठीक है, ये जो मेथड है वो खर्चीला है, क्योंकि यहाँ पे एन्यूमरेटर्स की क्या करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, और उनका अपॉइंटमेंट करके उन्हें पेमेंट भी करना पड़ता है। इसलिए, और साथ ही में एन्यूमरेटर्स को क्या करना पड़ता है, ट्रेन भी करना पड़ता है। न सिर्फ उन्हें अपॉइंट करके उनको पेमेंट करना है, बल्कि उन्हें क्या करना है, ट्रेनिंग भी देनी है। तो ये जो मेथड होता है वो बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है, बहुत खर्चीला मेथड होता है। फिर बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, अधिक समय लगता है इसमें। क्या लगता है, अधिक समय लगता है, क्योंकि एन्यूमरेटर्स की नियुक्ति करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, फिर शेड्यूल्स प्रिपेयर करेंगे। शेड्यूल्स प्रिपेयर करने के बाद शेड्यूल्स को क्या करेंगे, भेजेंगे एन्यूमरेटर्स के साथ में। एन्यूमरेटर्स जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन अपनी शेड्यूल को फिल करेगा और फिर उसे इन्वेस्टिगेटर के पास में पहुंचाएगा। तो ये जो सारा प्रोसीजर है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अफेक्टेड बाय द पर्सनल बियास ऑफ द एन्यूमरेटर्स। अब इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं प्रगणक, उनके पक्षपात होने की संभावना रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रगणक है
प्रगणकों के पक्षपात की संभावना। ठीक है, यहाँ पे प्रगणकों के पक्षपात की संभावना हो सकती है। अब ये जो एन्यूमरेटर्स है, ये लोग अगर क्या हो जाए, पक्षपात करने लग जाएंगे, बियास करने लग जाएंगे, ठीक है, पार्शलिटी करने लग जाएंगे, तो वो इफेक्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि यहाँ पे जो एन्यूमरेटर्स हम अपॉइंट करें, वो एन्यूमरेटर्स क्या होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, और साथ ही ये क्या होने चाहिए, एजुकेटेड भी होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी इनका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एन्यूमरेटर्स को क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इस चीज़ की ट्रेनिंग एन्यूमरेटर्स को दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो शेड्यूल्स तैयार की जा रही है, वो शेड्यूल्स भी बिल्कुल सावधानी से तैयार करनी चाहिए, और उसकी पहले से ही क्या करनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, और शेड्यूल्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, इजी होने चाहिए, और साथ ही में क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और साथ ही यहाँ पे एन्यूमरेटर्स का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए, और समय समय पर उनको गाइडेंस भी देते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड था आपके, ये जो सारे मेथड थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो पांचों मेथड थे, कौन कौन से था, एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर था हमने जो लोकल एजेंसीज और लोकल जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लोकल सोर्सेज। इसके बाद में मेल क्वेश्चनरी मेथड, फिर हमने पढ़ा है शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ठीक है, तो ये पांचों मेथड थे प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंग को संग्रहित करने की विधियाँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।